This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करते हैं वो है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी मईशत, बैनुल-अक़वामी मंडियाँ और फिर हमारी मुकामी मंडियाँ जिसमें मार्केट्स सारी शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे मेहमान और मेज़बान आज होंगे जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो में जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप खुश रहिए। नाजरीन को मेरी जानिब से भी आदाब अर्ज़ एक दफ़ा दोबारा से। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें रहीं जिनके बारे में आपसे बात करनी है, और कल कुछ बातें आपने की थी जिस पर मेरे ख्याल लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात पैदा हुए। देखिए, वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपने कहा जी, वो मैंने आपको बताया कि विज़न का प्रॉब्लम है, लीडरशिप का प्रॉब्लम है। बग़ैर इसके ना इकॉनमी सेट हो सकती है, ना सिस्टम सेट हो सकता है। तो आपने जनाब कहा कि लीडरशिप हम में से निकलेगी, मैं और आप और ये सब। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम आपने बता दिया, और चाहे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही क्यों ना हो, इसको आप एक सवाल ही तस्वुर कर लें। प्रॉब्लम हमारे यहाँ कुछ और नौइयत की है। हमारे यहाँ प्रोएक्टिव लीडरशिप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ठीक है, लोग बोलते हैं हाँ जी हम रिज़ल्ट से मोटिवेटेड हैं, लेकिन सेठियाना जो सेटअप्स होते हैं, जो ज़्यादातर हमारे कारोबार के अंदर सेठियाना सेटअप्स हैं, प्रोफेशनल सेटअप मैंने पाकिस्तानी ओनरशिप के अंदर बहुत कम देखे, मुट्ठी भर। ऐसे नहीं कि नहीं हैं, मुट्ठी भर हैं। बाकी जितने हैं दे ऑल्सो लैक विजन, एंड अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो लैक द काइंड ऑफ विजन एंड लीडरशिप दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट टू बिकम ए ग्लोबल कंग्लोमरेट। इंडियंस के यहाँ भी, जैसे हम कल बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि फैमिली ओन्ड है। शुरू में वो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते थे बहुत ज़्यादा, सेठों वाला, कि जो इशू होता था, सेठ आपको पता है तबीयत से चीज़ रखते हैं, विम्स पे जाते हैं, तारीख़ों पे जाते हैं। और बहुत सारे सेठ हमारे यहाँ भी और वहाँ पर भी, वो क्या कहते हैं उसको, जो लोग तारीख़ों में ही बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, बिल्ली गुजर जाए तो परेशान हो जाते हैं, चाँद की ढलने वाली तारीख़ों में जो है वो कुछ करते नहीं हैं। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? वहमी। इस तरह के लोग होते हैं। फिर वो क्या होता है, मुझे लगता है, महसूस होता है, अपने एहसासात को और अपनी पसंदीदगी को कारोबार के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन वो वक्त गया कि जब किसी ने पूछा कि दूसरी कलर्स के अंदर गाड़ी क्यों नहीं बनाते, तो कॉर्पोरेट लीडर ने कहा आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक। तो आपको याद आ गई किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मोटर मैन्युफैक्चरिंग जायंट, ऑलमोस्ट दी लीडर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, लेकिन ऑन इन द मैन्युफैक्चरिंग लाइन। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ वही है कि हमारे यहाँ विजन क्रिएट नहीं हुई। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मेरे पास ताज़ा तरीन सूरत हाल आ जाएगी तो मैं PSX का भी कुछ बता दूंगा, कुछ मईशत का भी बता दूंगा। देखें अली, जो सबसे बेसिक बात है, बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स, कारोबार जो है वो प्रॉफिट का नाम है, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कारोबार नहीं होगा। तो आप बिजनेस ओनर से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करे और अपना सेटअप करे और सारा कुछ करे और अपने प्रॉफिट्स को सेकेंडरी कर दे। उसके लिए कहीं पे भी, किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर सबसे प्राइमरी कंसर्न होता है हाउ टू मेक मनी। ठीक है, पैसा कैसे बनाना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ जो कि हम MBA की क्लासेस के अंदर और बिजनेस स्कूल्स के अंदर भूल जाते हैं कि एक इनबिल्ट भी इनर्ट भी एक इंस्टिंक्ट होती है, बिजनेस इंस्टिंक्ट होती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल होती है। हमें ये चीज़ का इदराक नहीं है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो बड़ी फैमिलीज़ हैं बिजनेस ओनर, वो इटालियन फैमिलीज़ हैं। इसी तरह से मैक्सिकन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उनको ये भी कहा जा सकता है कि वो जो हैं वो दे आर लेज़ी। सिमिलरली ओवरसीज चाइनीज़ हैव ऑलवेज बीन वेरी मच प्रोएक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के अंदर जब चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आया था और उससे पहले भी कॉलोनियल एरा के अंदर वो लोग बाहर निकल के और वो बिजनेसेस करते थे। और अभी पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं और चाइनीज़ फैमिलीज बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है, बड़ा होल्ड है। इससे पहले अरब
अरब जो थे वो ट्रेडिंग के अंदर थे, और अभी भी अरब जो हैं, अरब फैमिलीज जो हैं बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। जी जी। इवन दुबई के अंदर अरब फैमिलीज हैव बीन वेरी मच प्रोएक्टिव फॉर द लास्ट 60, 70, 80 ईयर्स। हाँ, जो एंटरप्रेन्योरल हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कह देना कि हर चीज़ जो है वो मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेस ने क्रिएट की, ये दिस इज़ अ फैलेसी। ठीक है, अब बात ये है कि उनका देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। वो दूसरी तरह से बिजनेस को देखते हैं, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर है, या ह्यूमन रिसोर्स साइंसेस हैं, मैनेजमेंट साइंसेस हैं, वो दूसरी तरह से देखती हैं। ठीक है, ये जो सारा सिलसिला चलता चला आ रहा है, ये यूरोपियन जो एक फ़िलासफ़ी है, मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी है, जो कि यूरोपियन फ़िलासफ़ी की वो है एक्सटेंशन है। ठीक है, तो वो हम अगर ये सपोज करने लगे, ये प्री सपोज करने लगे हैं कि इट विल बी ट्रू इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सॉर्ट ऑफ जोग्राफिकल सॉर्ट ऑफ सेटिंग, दिस इज़ रॉन्ग। हैविंग सेड दैट ये सारा मैंने जो है ना प्रीफेस इसी वजह से कहा, मैंने कि दिबाचा इसी वजह से कहा कि अब ज़रा मैं बात के ऊपर आता हूँ। आ जाए कि बेसिकली दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। एक तो ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है, ठीक है, इसको हम नहीं नज़रअंदाज कर सकते। डिजिटाइजेशन एक रियलिटी है, ठीक है, इसी तरह से टेक्निकल इनोवेशन जो है एक रियलिटी है, जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा फ्री ट्रेड जो है वो एक रियलिटी है, ठीक है ना, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड गुड्स, यानी अशिया और लोगों का फ्रीली मूव करना। जो हम बात करते हैं वीज़े की कि यहाँ पे वीज़ा होता है, वहाँ पे होता है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है लोगों का इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी दुनिया में। पाकिस्तान की जो आप मिसाल ले लें, लेकिन सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में भी होता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, उनको इस चीज़ का इदराक करना होगा कि हाँ, उनकी जो हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसके ऊपर उनको एनहांस करना होगा, उनके ऊपर वैल्यू एडिशन करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके अंदर ये सारी जो नई साइंसेस आ रही हैं, जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो नए टूल्स आ रहे हैं, उनको अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको 4 चांद लग जाएंगे। और वही बात है कि देखिए टाटा, बिरला और जो दूसरे अंबानी हैं, ये दे हैव बीन द फैमिलीज फॉर द लास्ट 100 ईयर्स। ठीक है, ये इंडिया बनने के बाद टाटा बिरला नहीं बने थे, उससे पहले बन चुके थे, हमारे यहाँ भी थे। टाटा लेकिन और बिरला ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को फंड किया था। कोर्स पैसे उनके लगे होंगे जरूर। तो ये सारी चीज़ें होती रही, और उसकी वजह से जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल जो इशू है, जो कि हम इस चीज़ का इदराक नहीं करते हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा इदराक करना चाहिए, कि इंडिया हैज़ बीन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इंडिया जो थी ना, वो एक क्लोज्ड मईशत थी बहुत हद तक 1990s तक, जब तक वो कोलैप्स के वर्ज पे नहीं पहुँच गई थी, बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी इंडियन इकोनॉमी। और उसकी वजह ये थी कि वो उन्होंने लिबरलाइजेशन नहीं किया था। उस वक्त तक यही टाटा, बिरला, अंबानी और बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप्स थे, उनकी मोनोपोली थी, और बाहर से फॉरेन कंपटीशन उनको कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 100% ओनरशिप आप दे देते हैं हर चीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है। अच्छा, आप टेलीकॉम ले लें, बैंक्स ले लें, आप कोई और सेक्टर ले लें, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है, फॉरेन इन्वेस्टर आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यू कैन हैव 100% शेयर होल्डिंग इन योर लोकल एंटरप्राइज। हम तो अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पूरी की पूरी दे देते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल दे देते हैं 20-25% शेयर होल्डिंग के ऊपर। अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं हम। तो ये देखिए, हम तो कहने की बात यह है कि ये सिर्फ एक सेठ या सेठ मेंटेलिटी का मसला नहीं है, जिसको हम हर चीज़ को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। बहुत सारे अवामिल उसके अंदर आ रहे हैं। हाँ, जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं,
उनसे यानी कि हम जो शेयर कर सकते हैं, अपनी जो व्यू शेयर कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप मॉडर्न मैनेजमेंट साइंसेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाएंगे, तो ये आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, आपकी मार्केट प्लेस के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए है। और इससे जो एक बहुत बड़ी बात है कि फैमिली बिजनेसेस और फैमिली ऑफिसेस, ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, सेठियाना जो मेंटेलिटी है। देखिए बात जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में बहुत हद तक रही है, और एक वक्त में वेस्ट पे भी थी बहुत हद तक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे एक बैंक है OCBC बैंक सिंगापुर के अंदर, वहाँ पे फैमिली ओन्ड बैंक था वो, और उसके अंदर वो लोग मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाते थे, लेकिन वो आउटसाइडर नहीं लाते थे, यानी कि नॉन चाइनीज़ नहीं लाते थे टॉप डिसीजन मेकिंग लेवल के ऊपर। तो वो फिर लेकिन जब वो लेके आए तो आज वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव उसकी अप्रोच रही है। इसी तरह से मलेशिया के अंदर बहुत सारी चाइनीज़ ओन कंपनीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी हैं, और उनके अंदर इसी तरह से ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। वो कुछ जो है वो तो वहीं के ही नेटिव जो आप कह लें चाइनीज़, आप उन्हें कह लीजिए। हाँ, मलेशियन चाइनीज़ कुछ मेनलैंड वाले भी आए हैं, ऐसी बात देखिए मेनलैंड चाइनीज़ जो आए हैं वो अभी आए, थोड़े से आए। मलेशियन चाइनीज़ या ओवरसीज़ चाइनीज़ जिसे हम कहते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते, वो लोग हैं जो कि 1910, 1920s, 1930s के अंदर जब टिन माइंस थी तो उसके अंदर ये लोग आए थे, काम करने आए थे, और उन्हीं के साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स भी आए थे। जब शंघाई और गोंजो अपने सेंटर हुआ करते थे एंटरप्रेन्योरशिप का और ट्रेड का, रेवोल्यूशन से पहले की बात बता रहा हूँ। जी। जब रेवोल्यूशन आया तो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई, तो ये लोग फिर एक्सोडस भी हुआ, और उसकी वजह से और भी लोग हांगकांग के अंदर है। हांगकांग आज इतना बड़ा मेन सेंटर क्यों बना हुआ है? एक तो ये है कि वो ट्रेडिंग हफ्ता ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो इशू था वो ये था कि ये इन्फ्लक्स हुआ था चाइना से एंटरप्रेन्योर्स का। बड़ी दौलत है हांगकांग में, बड़ी दौलत है हांगकांग, बड़ी दौलत सिंगापुर के अंदर। हमारे लोग तो तस्वर भी नहीं कर सकते। एक यकीन करें, शीशे की छत वाली मर्सिडीज ले लेते हैं, पूरा दिन वो बच्चा लेके घूमता रहता है सारे मोहल्ले में कि अब्बा ने ले ली, अब्बा ने ले ली, मेरे अब्बा स्टॉक में काम करते हैं, मेरे अब्बा ने मर्सिडीज़ ले ली। और वहाँ पर बेसमेंट्स अगर आप देखें, ओहो कौन सी ऐसी गाड़ी है जो दुनिया की वहाँ पे खड़ी ना हो, आपको ऐसे लगे गाड़ी के शोरूम में आ गए आप। और चीन की, जहाँ चाइना की आपने बात की, बड़े ही प्रोग्रेसिव किस्म के मैंने लोग देखे। मुझे तो खौफ ही आता है कि हमारे वाले तो नन्हे बच्चे हैं उनके सामने। अगर आपने अपनी मार्केट खोली, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि चाइनीज़ इतने शाणे और इतने होशियार हैं कि वो मतलब ये कि हमारे वाले तो उनके सामने नन्हे बच्चे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बनते हैं ना, हमें बड़ा बिजनेस आता है, यूं दीवारों से टकरे मारते हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जो देखें, दो सूरतों के अंदर फ़हीम साहब आपको बता दूँ, बंदा सोचता बहुत है। वो बंदा सोचता बहुत है जो भूखा काफ़ी अरसे रहता है, ये मैं आपको बता दूँ। जो बहुत अरसे भूखा रहता है ना, बहुत सोचता है, और जो बंदा बहुत अरसे कैद में रहता है ना, वो बहुत सोचता है। कुछ तो किताब भी लिख देते हैं। तो मसला क्या है कि ये बड़ी सोचने वाली कौम है। अच्छा, इसके क्विक डिसीजन मेकर बन गए अब ये, पहले जो थे अब ये चेंज हो गए, क्विक डिसीजन मेकर हैं, कंप्लीट टोटल बिजनेस माइंडेड लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के बिजनेसमैनों को तो ये, जैसे वो बचपन में बुजुर्ग कहावत कहा करते थे ना, भेज के खा जाना, मतलब मैं इनको नहीं बोल रहा, लेकिन इनको वो कोई खातिर में नहीं लाएंगे। ये अपनी जितनी बिजनेस स्ट्रेटजियाँ लगा लेना, ये देखें आप, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपने जैसे मलेशिया में बात की, माइनॉरिटी होने के बावजूद पूरी बिजनेस को संभालते हैं, बिकॉज दे आर बिजनेस माइंडेड पीपल। आप देखें दुनिया के सारे शहरों में आप घूमे होंगे, बड़े शहरों में चाइना टाउन हर जगह मौजूद होता है। बिजनेस आपने सीखनी है ना, बिजनेस जो कोर बिजनेस है, जो दुकानदारी जिसे कहते हैं, दुकानदारी इनको आती है। ये तो ऐसी अभी दीवारों से टकरे मार रहे हैं, वो चाचू फी जिंदाबाद, चाचू फी जिंदाबाद, वो अपने इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं। उनका एक इंटरेस्ट है अपना, उनका एक बिजनेस इंटरेस्ट है, उनका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। हमें वो पसंद करते हैं, आई बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तानियों को वो निस्बतन बाकियों से ज़्यादा पसंद करते हैं हम उनके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पसंद नापसंद के अंदर अपने दो पैसे छोड़ देंगे। वो दो पैसे ना हमारे लिए छोड़ेंगे, वो ना किसी और के लिए छोड़ेंगे। बिजनेस के वो चैंपियन है। एक आपको छोटा सा, आप भी वाकया सुनाते हैं, छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूँ। एक खातून है, यहीं पाकिस्तान में रहा करती थी चाइनीज़। तो इंडियन फिल्में देख देख के, उनकी वालदा का पार्लर था, तो पार्लर में इंडियन फिल्में देख देख के वो उर्दू ज़ुबान सीख गई। अफसोस की बात यह है कि उर्दू ज़ुबान सीखने के लिए अब इंडियन फिल्में देखनी पड़ती हैं। खैर उन्होंने उर्दू ज़ुबान सीख ली, वो वापस चली गई, उनकी शादी हो गई वहाँ पर।
अच्छे इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ। तो मैं चीन गया तो वो मेरी होस्ट थी, वो और उनके हस्बैंड रिचर्ड साहब, बीजिंग के अंदर। तो मैं वहाँ पर गया तो मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो क्या देखता हूँ कि उनके टॉप ऑफ द लाइन मर्सिडीज़ लेकर वो आई हुई थी। मैंने पहले भी आपको ऑफ द कफ सुनाया था। मैंने उनसे पूछा ये, उन्होंने कहा ये हमारी तरक्की की निशानी है और हमारी प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल है आपके लिए। फिर वो उसी मर्सिडीज़ में अपने दफ्तर में लेकर गई और दफ्तर ऐसा था इंग्लिश। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका कारोबार बहुत फल फूल रहा होगा। कहने लगी हाँ मेरी 5 फैक्ट्रियाँ हैं। मैंने कहा आपकी 5 फैक्ट्रियों में कितने मुलाजमीन काम करते होंगे? मैं भी ऐसे ही जो पाकिस्तान का झंडा लगाने वाले होते हैं ना, वाह पाकिस्तान बड़ा चैंपियन है, चाइना कुछ नहीं है, और दुनिया कुछ नहीं, हम डिस्को डांसर, हमें सब आता है, दुनिया पागल है। तो कहने लगी मेरी हर फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में 5000 लोग काम करते हैं, एक में 1500 काम करते हैं, एक में 4000, हर साल एक ना एक फैक्ट्री भेज देती हूँ। मैंने कहा हमारे पाकिस्तान स्टील मिल में 17000 मुलाजमीन काम करते हैं। तब की मैंने बात की। कहने लगी इतने तो नन्हे बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं। कह रहे नन्हे बच्चे? बोल रही मैं तो छोटी सी बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है। मैंने उसे दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और जिसे आप कह लें ये कंप्यूटर वगैरह, मैंने बोला इनके मालकान से मिलना चाहता हूँ। वो चाइना ने ख़रीद ली, आपको पता है कंपनी, पहले बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की थी, उनका जो ये बिज़नेस है लैपटॉप वगैरह वाला। कहने लगी मिल लेंगे आपसे कल। मैंने कहा मुझसे मिल लेंगे, मैं तो बच्चा सा हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। कहने लगी 2 पैसे का फ़ायदा दिखा तो वो दुनिया में किसी से भी मिल लेंगे, और अगर उनको कोई फ़ायदा ना दिखा तो फारिग कर देंगे। रेस्टोरेंट में मैं गया, वहाँ पर लोगों ने पैसे, बीजिंग की बात करूँ, पैसे ऐसे निकाले, अपने शंघाई का बताया ना, ऐसे कचरे की तरह युआन फेंके उन्होंने टेबल पे, कचरे की तरह। मैं समझ गया कि इस दौलत ने इस कौम को ख़राब किया ना, आज ये उसी पैसे को जलील कर रहे हैं। सच आपको बात, बगैर पार्लिमानी बात नहीं, ऐसे पैसे फेंक रहे थे जो रिच लोग हैं वहाँ के। इनइक्वालिटी वहाँ पर भी है, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ गरीब भी है, लेकिन वहाँ का अमीर जो है ना, ये हमारे वाले जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके सामने कोई, जितना नोटू उनके पास है ना, इनके पास नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे बता रहा हूँ, थोड़ा आप जज्बाती हो जाते हैं, आप दिफा करते हैं, वैसे बता रहा हूँ कि इनके पास कुछ नहीं है, जितना अल्लाह ताला ने जितना उनको दिया है ना। और एक और बात, और छोटी सी बात, ये बोलते हैं मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बसता है और दुनिया के अंदर कहीं मुसलमान नहीं। इनको मैं बता दूं, चाइना में जितना मुसलमान बसता है और चाइना में मुस्लिम फूड ढूंढते फिरते हैं, बीजिंग में चले जाएं वहाँ मुस्लिम स्ट्रीट है, दुनिया जहाँ का आपको बता दूं, इतना मुसलमान चाइना में इस वक्त है कि लोग तस्वर नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं 15 करोड़ तक है मुसलमान वहाँ पर चाइना में, इन लोगों को पता ही नहीं अभी तक। ये कहते हैं सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान में होता है और कहीं नहीं होता। मैंने कीमे का कबाब, रोज़े का टाइम है, इफ्तारी के टाइम पे ये बातें करनी चाहिए। मैंने वहाँ पे कीमे का कबाब भी खाया, सीख कबाब भी खाया, बीजिंग में खाया, हलाल खाया, मुसलमानों का पकाया खाया। इन लोगों को नहीं मिल रहा होता, ये ग्वांगजू में टकरे मार रहे होते हैं दीवारों से जाके। अच्छा देखिए, आप उस बात के ऊपर दोबारा आते हैं जो कि है ओवरसीज़ चाइनीज़ की और मेनलैंड चाइनीज़ की। लोगों को शायद इस चीज़ का डिफरेंस नहीं मालूम है कि ओवरसीज़ चाइनीज़ और मेनलैंड चाइनीज़ दो अलग अलग माइंडसेट के हाँ माइंडसेट के होते हैं बिल्कुल। ओवरसीज़ चाइनीज़ वो लोग हैं जो कि चाइना छोड़ के मुख्तलिफ और जगहों के ऊपर आबाद हो गए, पाकिस्तान तक में। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी एक कम्युनिटी हुआ करती थी और बड़ी वेल इस्टेब्लिश चाइनीज़ कम्युनिटी हुआ करती थी, जो कि अब कम हो गई, वापस चली। इसी तरह से तमाम दुनिया में, इंडिया के अंदर और जगहों के अंदर आपका ड्रैगन मॉल दुबई के अंदर वो है और लेकिन वो मेनलैंड चाइनीज़ का है, वो मेनलैंड चाइनीज़ का है। अच्छा, इसी तरह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हैं और कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर, कोई यूरोप के अंदर चाइनीज़ हैं। और आपने सही बताया कि चाइना टाउन है हर बड़े शहर के अंदर और हर बड़े यानी कि कस्बे के अंदर, कस्बे तक में। अच्छा, अब वो लोग, ये दीज आर द पीपल हु हैव बीन वेरी मच एंटरप्रेन्योरियल। ये लोग बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग हर चीज़ के अंदर इल्मो फन के चैंपियन सर। नॉलेज इतना तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि वो एंटरप्राइज चीन तक जाने के लिए हमें इजाज़त थी ना। अच्छा, अब दूसरी जो बात आती है मेनलैंड चाइनीज़। मेनलैंड चाइनीज़ ये वो लोग हैं जो कि एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, ठीक है, और उन वहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन रहा है। ये तो अभी की बहुत रिसेंट बात है जब उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म की है। आप ज़रा ये अंदाज़ा कर लें, जहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी हो वो कैसी कौम होगी, वहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। तो वो इस तरह के प्रोसेस से गुज़र चुके हैं
जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो हैं वो अगर आप पाकिस्तान में बुलाते हैं बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसा ना करिएगा कि पाकिस्तान कॉलोनी बन जाए। होगा, यही होगा। ये बहुत ज़्यादा मैं बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, यार सच्ची बात है। लोग क्या 2-3 साल के बाद इस मुल्क की पॉलिसी तब्दील हो जाएगी, मेरे बच्चे मकरूज हो जाएं या हम कॉलोनी बन जाएं, या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर बंदा जो सीपे के बारे में बात कर रहा है उसको ये गद्दारे वतन कह रहे हैं। क्यों भाई यार, इस पर तनकीद नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जो बात है, जो करने की बात है वो ये है कि आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि क्या आपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं जहाँ पे आपने अपने क्रिटिकल नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चाइना ने अफ्रीका के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट फ्लड की है। फ्लड, बिल्कुल सही लफ्ज़। म्यांमार में, बांग्लादेश में, नेपाल के अंदर इनकी एक पॉलिसी है। हाँ, नोटों का ढक्कन खोल दिया भाई, सीधी बात है। उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है, उन्होंने एक सर्किल बनाना है, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है, जहाँ पे उन्होंने उन्होंने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें और मुशक्क़तें की हैं पिछले 30 साल के अंदर, जो उन्होंने इतनी ज़्यादा कैपिटल जमा किया है, उस कैपिटल को वो डिप्लॉय करके अब पॉलिटिकल पावर लेके आ रहे हैं। साउथ चाइना सी में इस वक्त बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, के ऊपर है, सी के ऊपर है, टेरिटरी के ऊपर है। और इस वक्त यूएस का मेन फोकस चाइना है। साउथ चाइना सी के अंदर एक तमाम ममालिक एक जगह और चाइना एक जगह। ठीक है, तो ये जो है ना पॉलिटिकल और मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है चाइना। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के लिए एडवांटेजेस है। आपके जो एडवर्सरीज हैं, आपके जो राइवल्स हैं, मिलिट्री और पॉलिटिकल राइवल्स पाकिस्तान के जो हैं, उनको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन और होना चाहिए, को प्रोटेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो कमर्शियल अपने इंटरेस्ट हैं, अगर आप चाइनीज़ कंपनीज को फ्लड करने देते हैं तो इसका जो एक एडवर्स इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि आप उनसे बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे और नॉन कम्पेटिटिव हो जाएंगे। देखिए, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे उनकी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इतनी ज़्यादा है कि आप उसके अगेंस्ट कंपटीशन नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं है, यकीन करो। ये चने मुरमुरे लगाने वाले रेडी वाले हैं उनके सामने, उनकी फैक्ट्रियां मिले, आप जाके देखो। ये एक फ्लाईओवर बना लेते हैं, 50 लोग जाके उसके फीते काटते हैं। वहां पे शहरों के शहर जितने आप सफर करते जाओ एक शहर से दूसरे शहर, फ्लाईओवर ही नहीं खत्म हो रहा, फ्लाईओवर ही नहीं खत्म हो रहा। ये ग्वांगजू की आपने बात की, शिनजिन, ग्वांगजू, फूशान, ये जो सारे आज में पड़ोसी शहर हैं, टोटल फ्लाईओवर के ऊपर ही सफर होता है। यहाँ पे आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है। मैं गया पहले, मैंने कहा हाँ पाकिस्तान फ्लाईओवर, हाँ इंग्लिश बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर। वहां पे बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर, वहां उनकी दाढ़ में नहीं फंसता हुआ, उनकी कोई चीज ही नहीं है बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर। या हमने कॉसवे बना दिया, हमने पासवे बना दिए। मैंने उससे कहा 100 किलोमीटर हो गए, आपका फ्लाईओवर नहीं खत्म हो रहा। उसने कहा भी 150 किलोमीटर और है, फिर जाके हम कमी जमीन पे उतरेंगे। बीच में उतरता था शहर के लिए, फ्लाईओवर ही खत्म नहीं हो रहा। मैं उससे बोल रहा हूं ये फ्लाईओवर कब खत्म होगा। हांगकांग से लोग दफ्तर शिनजिन के अंदर है, हांगकांग से डेली आ रहे हैं शिनजिन, और रोज शिनजिन से वापस हांगकांग जा रहे हैं, यानी मेनलैंड से हांगकांग जा रहे हैं, हांगकांग से मेनलैंड आ रहे हैं। मैं परेशान हूं, मैं बोल रहा हूं यार यहाँ हम अगले महल्ले तक नहीं जा सकते, जाते हैं तो 100 टेलीफोन आ जाते हैं, कभी पुप्पी का कभी खाला का। ये लोग क्या कर रहे हैं? और हम बातें कर रहे हैं, हाँ जा फ्लाईओवर बन गया, कैंची पुल बन गया, दीवारों से टकरे मार रहे हैं। वहां पे पुल जब मैंने देखे शंघाई के अंदर, ये जो तब बुलंद दूसरी या तीसरी बुलंदतरीन, अब नहीं रही, दूसरी या तीसरी बुलंदतरीन इमारत है, उसकी टॉप फ्लोर्स के ऊपर हयात होटल है। आप ऊपर से, आप तो गए, कांच से आप नीचे देख सकते। हमारी 12 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, दुनिया की अजीम तरीन, दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग, ऐसे ऐसे देखना शुरू हो जाते। पता नहीं क्या है, मीडियोक्रिटी यानी निठल्लेपन और निकम्मेपन की भी कोई हद है। जब मैं पहली दफा गया ना चाइना, मैं तो और ममालिक में गया हूँ, ऊंची बिल्डिंगों में भी गया हूँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी गया हूँ गिरने से पहले। तो मैंने उस वक्त जाते ही, हम तो यार मगरूर कौम है ना, नाउजुबिल्ला मगरूर कौम है, हमने तो हर जगह जाके बोलना है डिस्को डांस, पाकिस्तान जिंदाबाद। माजरत, इसको अल्फाज को हज़फ कर दिया जाए। मैं गया उसमें बिल्डिंग के अंदर, मैंने उसे बोला, मैंने कहा पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत तब तक हबीब बैंक प्लाजा 23 मंजिला 24 एक और इजाफा कर लो MCB।
उसने कहा सर योर होटल रूम इज ऑन द 42nd फ्लोर। हवा वही निकल गई, जीरो हो गए, हवा वही निकल गई, जीरो हो गए। मैं तो गया ना अपना मगरूर, मैंने कहा चाइना वाले तो कीड़े वीड़े खाते होंगे, डड्डू खाते होंगे, हमें तो यही बताते रहे ना, इस तरह की बातें बताते रहे। हवा निकल गई, वहीं जीरो हो गए, अपने मुंह दिखा, वो अब समझ नहीं आ रही कहाँ जाए कहाँ मुंह छुपाए। अब हमारे मॉल, उनके मॉल, ये ड्रैगन मॉल की आपने बात कर दी, पाकिस्तानी बहुत सारे ड्रैगन मॉल में पाए जाते हैं शॉपिंग के लिए, शॉपिंग के लिए। मैं यार फ़हीम भाई असल में गुस्से में जज्बाती तब हो जाता हूँ जब भी प्रमोट मीडियोक्रिटी। मैं आपको बताऊं कि एज ए कलेक्टिवली एज ए नेशन ना, हम ए लेवल के अंदर 12 ए लाने वाले बच्चे के लिए नाच शुरू, लड्डू खिला रहे हैं, सबको टीवी पे आ रहा है वो 12 है। आपने कभी देखा डेविड कैमरॉन जाके गोल्ड मेडल पहना रहा है, ए लेवल 12 ए ले आए? अरे वो फेल्प्स को दे रहे हैं, फेल्प्स ओलंपिक मेडल जीत जीत के परेशान हो गया। अच्छा एक चीज अर्ज कर दूं? अर्ज कर दें आप। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं यार कि मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है जब मैं इस तरह की फालतू बातें सुनता हूं। यकीन करो मेरा दिल रोता है। 7वें नंबर पे आते हैं, 7 टीमें क्रिकेट खेलती हैं, 7वें नंबर पे आते हैं हम, मेरा दिल रोता है। एक चीज मैं अर्ज कर दूं? अर्ज क्यों ना करें, आप बोलें, चीखें पुकारें आप मेरी तरफ। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट जिस कौम में नहीं होगी वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। नहीं जो हम कहते हैं ना कॉलोनियल माइंडसेट, निकल ही नहीं पा रहे। वो क्या है कि मैं सबसे बुरा हूं और जो गोरा आ रहा है वो सबसे अच्छा है। मैंने ये बात कब कही? गोरा आया, देखें गोरा आया, उसने ईंट कौन सी लगाई, देखो, बुरा ना मानना, गोरा हमसे अच्छा है, बुरा नहीं है। बात यह है कि गोरे ने आके हमसे सारी अच्छी चीजें सीखी और हमने सिर्फ गोरे से नफरत करना सीखा। गोरा आया, मैथमेटिक्स आपने सिखाई गोरे को, याद रखो मैथमेटिक्स यहां पे इजाद हुई। अलजेब्रान, अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रान, अलकमी, मॉडर्न केमिस्ट्री की बुनियाद आपने रखी। वो आया यहाँ पे, उन्होंने देखा जो जो चीज़ आपके निज़ाम में थी अच्छी, उठा के लेकर गया आपसे, जो जो चीज़ आपके यहाँ अच्छी थी आपसे लेकर गया। आपने क्या सीखा? नफरत। हमने सिर्फ ये सीखा गोरा गंदा है, गोरा खराब, गोरे की कोई लाइफ नहीं, गोरे की कोई मॉरल रिस्पेक्ट नहीं, गोरे की कोई रिलीजियस वैल्यूज़ नहीं, गोरे के पास कुछ नहीं, सब कुछ सारे जहां में धूम उर्दू जुबान की है। हमने ये सीखा। वो आया, उसने आपकी उर्दू जुबान से भी वो चीज़ें उठाई जो उसको अच्छी लगी। आपने सिर्फ इस कौम ने नफरत फैलाई। पूरे बड़े सगीर की बात करूंगा जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं। हमने सिर्फ नफरत फैलाई और हम वही मुगलों के दौर में, मुगल के दौर में पता है हमारी कौम क्या खाती थी? प्याज रोटी, टमाटर पता है कौन लाया? गोरा लाया। आलू पता है कौन लाया? गोरा लाया। अब बोलते हैं हमारा कौमी खाना क्या? आलू गोश्त। आलू नहीं था यहाँ पे, ये आलू साउथ अमेरिका से आया सर। अच्छी चीज़ वो हमसे लेकर गया। हमने उससे कौन सी अच्छी चीज़ ली? नहरी निज़ाम उसने बनाया, रेगिस्तान को सैराब उसने किया। सर उससे अच्छी चीज़ें सीखें। मैं कब बोलता हूँ हमें बुराई है यार? उनमें जो जो बुराइयाँ हैं ना, अगर मैंने बता दी इस कौम को तो इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उनमें क्या क्या बुराई हैं। उन्होंने जो दुनिया को स्लेवरी में रखा, उनके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, मैं नहीं बताना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ लोगों से अच्छी सी चीज़ सीखने में क्या बुराई है? एहसास कमतरी क्या चीज़ होती है? कॉम्प्लेक्स से निकलें, सीखें उनसे अच्छी चीज़ें। नहीं देखिए बात यह है कि हमें भी बहुत कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बात जो है दूसरी तरफ निकल जाएगी। जो बात हम अगर इकोनॉमी और फाइनेंस की तरफ अगर वापस आएँ तो जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है जिसे आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि ये हम मॉडर्न मैनेजमेंट साइंसेस की बात करते हैं, प्रोफेशनल उसकी बात करते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये चीज़ आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कारोबारी हजरात को इसको सपोर्ट करना चाहिए, बिजनेसेस स्कूल्स को सपोर्ट करना चाहिए। फुली एंडोर्स दैट। वक्त खत्म हो गया, सारा वक्त मैं खा गया, लेकिन स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट नीचे चली गई। आप बेफिक्र रहें, हमें बात करने का बहुत मौका मिलेगा। मैं जब जज्बाती हो जाता हूँ तो फिर मैं अपने जज्बात में अपने हवास खो बैठता हूँ। उसके लिए आपसे भी माजरत और नाजरीन से भी माजरत, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कौम तरक्की करे, हम लोगों के आगे मोहताज ना रहें, दुनिया के आगे मोहताज ना रहें, दुनिया के आगे भीख ना मांगें। आप भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। अंदाज़ और तरीका फ़र्क होगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। हमारे पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरह के मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। ये मौजू कल फ़हीम साहब ने शुरू किया था, जिसको मंतकी अंजाम तक तो हम नहीं पहुँचा सके। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, फ़हीम उज़्ज़मा साहब को, सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।